सुबह के 7 बजे जब रिया स्कूल के लिए तैयार हुई तो वह धीरे से मम्मी के बेडरूम में चली गई। उसने दरवाज़ा धीरे से खोला और देखा कि पूरा कमरा अस्त व्यस्त था। वह नीचे ड्राइंग रूम में आई जहां उसके पापा सोफे पर बेसुध पड़े थे। अपने कमरे में जाकर रिया ने अपनी गुल्लक से 50 रुपए निकाले और अपनी जेब में रख लिए। वह बैग लेकर स्कूल बस पकड़ने के लिए निकलने लगी। तभी सुशीला आई और बोली, रिया बेटा, आलू का परांठा बनाया है, खा लो। रिया ने उदास नज़रों से सुशीला आंटी को देखा और बोली, नहीं आंटी, भूख नहीं है। सुशीला ने ज़बरदस्ती उसका टिफ़िन बैग में डाल दिया। रिया स्कूल के लिए निकल गई। सुशीला सोचने लगी, बेचारी छोटी बच्ची, साहब और मेम साहब के रोज़ के झगड़े ने इस 13 साल की उम्र में उसे कितना बड़ा बना दिया है। सुशीला पिछले 10 साल से रजनी और रोहन के यहाँ काम कर रही थी। दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत थे। रिया उनकी इकलौती बेटी थी। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसके घर में हर समय झगड़े होते रहते थे। रोहन कुछ समय से रजनी से तलाक चाहता था और चाहता था कि रिया की जिम्मेदारी रजनी उठाए, जबकि रजनी चाहती थी कि रिया की जिम्मेदारी रोहन उठाए और उसे संपत्ति में हिस्सा मिले। दोनों इस वजह से अक्सर लड़ते रहते थे। कोई भी रिया की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, इसलिए वे एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे। बेचारी रिया स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती थी और सिर्फ सुशीला आंटी से ही बात करती थी। रोज़ की तरह रजनी और रोहन ने नाश्ता अपने अपने कमरे में किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से फ़ोन आया कि जल्दी से अस्पताल पहुंचो, रिया को चोट लगी है। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि रिया सीढ़ियों से गिर गई है और उसे आईसीयू में रखा गया था। ऑन ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी, लेकिन उसकी जान बचाई नहीं जा सकी। रजनी और रोहन स्तब्ध रह गए। यह झटका इतना बड़ा था कि उन्होंने अपनी सुध बुध खो दी थी। रिया की दादी भी आ गई थी। उन्होंने बेटे बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। जांच हुई, शिक्षक और छात्रों के बयान लिए गए और यही पता चला कि रिया का संतुलन बिगड़ने से वह गिर गई थी। 13वीं के बाद रोहन ने अपनी मां को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, तुम दोनों की खुदगर्जी और जिद ने मेरी पोती की जान ले ली। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों ने उसे अपने अहंकार का मोहरा बनाकर उसकी जान ले ली। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। यह कहकर वह चली गई। सुशीला सदमे में थी, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाला। उसने रजनी और रोहन से कहा, मेम साहब, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। इस घर की दीवारें मेरी रिया की सिसकियों से भरी हैं। उसे मैंने कभी अपनी गोद में तो कभी छिपकर रोते हुए देखा है। कभी मेरा मन किया कि उसे लेकर भाग जाऊं, लेकिन मैं डरपोक थी और ऐसा नहीं कर सकी। अगर चली जाती तो शायद वह आज जिंदा होती। रजनी और रोहन के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। समय के साथ उनके झगड़े एक अजीब सी खामोशी में बदल चुके थे। संडे का दिन था और बड़ी मुश्किल से रजनी ने रिया के कमरे में जाने की हिम्मत जुटाई थी। महीनों से दोनों उसके कमरे में नहीं गए थे। उसका कमरा, उसका बिस्तर, तकिया, किताबें, पेंसिल, पेन, स्कूल बैग सब वैसे ही रखा था। अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिर पड़े। उसका हल्का नीला नाइट सूट, जिसे वह अक्सर पहना करती थी। रजनी रोते हुए अलमारी से सामान निकालने लगी। तभी उसके हाथ एक नीले रंग की डायरी लगी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। कुछ पन्ने फटे हुए थे। पन्ने दर पन्ने टूटे दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थीं। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी, क्योंकि डियर का मतलब प्यारा होता है। पापा, आप मम्मी से कहते हो कि तुम्हारी बेटी, और मम्मी, आप पापा से कहती हो तुम्हारी बेटी। आप दोनों ये क्यों नहीं कहते कि हमारी बेटी? अगले पेज पर लिखा था, जब मैं मामा के घर जाती हूँ, मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामी जब अनु को मेरा बच्चा कहती है तो मुझे लगता है कि क्या मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ। मम्मा, मैं तो आपका हर कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी प्यारी बच्ची नहीं कहा। एक और पन्ने पर लिखा था, मम्मी, जब मैं बुआ के घर जाती हूँ तो बुआ मुझे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन खाना नक्श की पसंद का बनाती है। मम्मा, मुझे भी राजमा बहुत पसंद है। मैंने कहा था कि आप बनाओ, पर आपने कहा, मुझे मत तंग किया करो, जो खाना है सुशीला आंटी को बोलो। मम्मा, मैंने राजमा खाना छोड़ दिया है, अब मन नहीं करता। फिर लिखा था,
पापा, मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती थी, लेकिन आपने कहा कि आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पापा, जब मासी और मामा मुझे और विपुल को आइसक्रीम खाने ले जा सकते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं कहते कि ये सब फालतू चीज़ें हैं। अगले पन्ने पर लिखा था, मम्मी पापा, मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये न सुनाई दे कि रिया को मैं नहीं रखूँगी, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ न सुनाई दे। पापा, अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही चली जाती। मैं तो आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। पापा मम्मी, आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते। एक पन्ने पर लिखा था, आई लव यू सुशीला आंटी, मुझे प्यार करने के लिए, जब मुझे डर लगता है, अपने पास सुलाने के लिए, मेरी हर बात सुनने के लिए। और अंतिम पन्ने पर था, दादी आई लव यू, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, आई प्रॉमिस कभी तंग नहीं करूँगी। रजनी डायरी को सीने से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोहन भी उसकी आवाज़ सुनकर कमरे में आ गया। रजनी ने डायरी उसे पकड़ा दी। पन्ने पलटते हुए रोहन के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया और ज़मीन पर बैठ गया। रजनी रोते हुए बोली, रोहन, वो एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या थी, सुसाइड था। जिस रिश्ते को हम बोझ समझते थे, उससे हमारी रिया ने हमें आज़ाद कर दिया। रोहन, हम दोनों ने अपनी बच्ची को मार डाला। रोहन फूट फूट कर रोने लगा। यह कहानी उन सभी घरों की है जहां माता पिता अपने बच्चों के सामने लड़ते हैं या घर टूटने की कगार पर होता है, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे उठाते हैं। यदि आप अपने बच्चे को सही परवरिश नहीं दे सकते, तो आपको बच्चे को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छी परवरिश का मतलब सिर्फ पैसे और सुविधाओं से नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप अपने बच्चे की भावनात्मक ज़रूरतों के समय उसके कितने करीब हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और खुश रहो।